हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव के 2021 के प्रश्न पत्र के बारे में। 2021 का प्रश्न पत्र संविधान एवं लोक प्रशासन। संविधान एवं लोक प्रशासन प्रश्न पत्र 3 में सम्मिलित है। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के भाग 2 के अंतर्गत इसे रखा गया है। इसमें 2021 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, इसकी चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। पहला जो प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की महाभियोग प्रक्रिया को बताइए। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग आर्टिकल 61 प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में शुरू होती है, जिसमें आरोप पत्र पेश किया जाता है, फिर विशेष बहुमत से पारित होकर दूसरे सदन में इसकी जांच होती है। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के प्रतिवेदन की 2 विशेषताएं बताइए। विशेषताएं हैं, सत्य को प्रकाश में लाना। प्रतिवेदन का मूल उद्देश्य सत्य को प्रकाश में लाना था और यह तथ्यात्मक व निष्पक्ष था। दूसरा, संचितता व स्पष्टता। इनका मानना था कि पंचायतों से संबंधित कोई भी कानून बनाना राज्य का अनन्य अधिकार है। संविधान में एक अध्याय जोड़ने के बजाय वास्तव में मानक कानून बनाया जाए जो पूरे भारत में लागू हो, ऐसा इनमें रखा गया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन पर टिप लिखिए। कैबिनेट मिशन योजना कैबिनेट मिशन और वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा 16 मई 1946 को जारी किया गया एक वक्तव्य था, जिसमें भारतीय राजनीतिक दलों व प्रतिनिधियों के बीच सहमति न बन पाने के मद्देनजर भारत के संवैधानिक भविष्य से संबंधित प्रस्ताव शामिल थे। अध्यक्षात्मक शासन की विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन की विशेषताएं हमें बतानी है। अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति या अध्यक्ष शासन का मुखिया होता है, जो कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। यह शासन प्रणाली में विधायिका से अलग होता है और अपनी शक्तियों का उपयोग स्वतंत्र रूप से करता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यायोजन को समझाइए। प्रत्यायोजन एक प्रक्रिया है जिसमें उच्च अधिकारी अपनी शक्तियों और कार्यों को निम्न अधिकारियों को सौंपते हैं, जिससे कार्य का विभाजन और विशेषता बढ़ती है और संगठन की कार्यक्षमता में सुधार होता है। यह प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करता है। प्रश्न है, कुशल नेतृत्व की विशेषताएं बताइए। अगला प्रश्न, कुशल नेतृत्व की विशेषताएं प्रभावी संचार, निर्णय लेने की क्षमता, प्रेरणा व उत्साह बढ़ाना, टीम वर्क को बढ़ावा देना, लचीलापन और अनुकूलन क्षमता, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण और नैतिकता एवं जवाबदेही का पालन करना कुशल नेतृत्व की विशेषताएं हैं। एक कुशल नेता संगठन को सफलता की ओर लेकर जाता है। अगला है सेक्शन 2, शब्द सीमा 60 निर्धारित है। 4 अंक के लिए इसमें प्रश्न पूछे गए थे। 2021 का प्रश्न पत्र हम देख रहे हैं संविधान एवं लोक प्रशासन के अंतर्गत। संविधान में उपबंधित स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक उपबंधित किया गया है। 19 के क में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। अनुच्छेद 19 ख में शांतिपूर्ण एवं शस्त्र विहीन सम्मेलन के अधिकार से संबंधित है। 19 ग अनुच्छेद 19 का ग जो है संघ, संगम, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार प्रदान करता है। 19 का घ भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का अधिकार। 19 का ड भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने व बस जाने का अधिकार प्रदान करता है। और 19 का च जो है व्यापार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। 21 के क में शिक्षा का अधिकार है और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निवारण निषेध से संरक्षण को प्रदान किया गया है। यह जो है संविधान में उपबंधित स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या है, जिसमें आर्टिकल 19 से 22 तक सम्मिलित है। संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार नगर पालिका व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। नगर पालिका के प्रकार 3 प्रकार, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। इसमें 3 स्तर शामिल हैं। निर्वाचन व आरक्षण, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा SC/ST सीट आरक्षित महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण किया जाता है। शक्तियां व अधिकार, नगर पालिकाओं को कर लगाने, शुल्क लेने व राज्य सरकार के अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है। वे आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बना सकते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर समय से पहले भंग किया जा सकता है तो कार्यकाल जो है 5 वर्ष निर्धारित है, समय से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के संदर्भ में हमें बात रखनी है। केंद्र राज्य विवाद। सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों या विभिन्न राज्यों के बीच विवादों में होता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे रीट जारी कर सकता है, जो कि इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। अनन्य क्षेत्राधिकार। कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनन्य होता है। इसका मतलब है कि केवल वही अदालत उन मामलों को सुनवाई कर सकती है। जैसे केंद्र व राज्य के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है तो मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। रीट क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण व अधिकार परीक्षा जैसे रीट जारी कर सकता है। सेक्शन 3 शब्द सीमा स्वनिर्धारित है। अंक जो है 8 निर्धारित है। प्रधानमंत्री की भूमिका स्पष्ट कीजिए। प्रधानमंत्री की भूमिका समझाइए। प्रधानमंत्री की भूमिका भारतीय सरकार के कार्यकारी मुखिया के रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इनकी प्रमुख भूमिकाओं में सम्मिलित है। पहला, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है और कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। नीतियों व कार्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, नीति निर्माण व कार्यान्वयन। प्रधानमंत्री नीतियों व कार्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को संसद में प्रस्तुत करता है। तीसरा, समन्वय की भूमिका। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है और सुनिश्चित करता है कि सरकार की नीतियां व कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू हो। अगला है प्रतिनिधित्व। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के प्रतिनिधित्व करता है और देश विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेतृत्व व मार्गदर्शन। प्रधानमंत्री सरकार के लिए नेतृत्व व मार्गदर्शन प्रदान करता है और देश के विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जो है प्रधानमंत्री केंद्र का प्रमुख वक्ता होता है, सेना का राजनीतिक प्रमुख होता है, आपातकालीन के समय राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है, साथ ही राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा के संगठन, शक्ति और स्थिति का परीक्षण कीजिए। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत ग्राम सभा की भूमिका व शक्तियों का परीक्षण करने पर पता चलता है कि ग्राम सभा का गठन एक पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से होता है और इनकी अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जाती है। ग्राम सभा की स्थिति। ग्राम सभा का गठन और शक्ति का निर्धारण छत्तीसगढ़ के पंचायती राज अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया। यह एक महत्वपूर्ण संस्था है जो ग्रामीण स्तर पर स्वशासन और भागीदारी को बढ़ावा देती है। ग्राम सभा का संगठन पंचायत क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से होता है। इसका गठन अध्यक्षता जो है सरपंच के द्वारा की जाती है। ग्राम सभा की भूमिका यदि हम देखें तो ग्राम पंचायत कार्यों में पारदर्शिता लाना व जवाबदेही को सुनिश्चित करना, ग्रामीण की जरूरतें व समस्याओं का समाधान करना इनकी मूल कर्तव्य में शामिल है। ग्राम सभा की शक्तियां: ग्राम विकास कार्यक्रम की योजना बनाना, कार्यों की जांच करना, सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित करना, लाभार्थियों का चयन कर योजनाओं का क्रियान्वयन कराना, विकास कार्यों की मंजूरी प्रदान करना, यह सभी जो है ग्राम सभा की महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। अगला है सेक्शन 4 125 इसकी शब्द सीमा है। 10 अंक के लिए पूछे गए इसमें प्रश्न सम्मिलित है 2021 के प्रश्न पत्र संविधान एवं लोक प्रशासन में। छत्तीसगढ़ में विधायिका एवं कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए। छत्तीसगढ़ में विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच मध्य पारस्परिक संबंध में विधायिका की भूमिका यदि हम देखें, मुख्य कार्य कानून बनाना व सरकार की नीतियों पर नियंत्रण रखना है। सरकार के कार्यों की जांच व निगरानी करती है और आवश्यकता अनुसार सरकार को जवाबदेह ठहराती है। कार्यपालिका की भूमिका यदि हम देखें, सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करना, विधायिका द्वारा पारित कानून को लागू करने व उनकी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होती है। विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य पारस्परिक संबंध की यदि हम बात करें, विधायिका कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रखती है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। विधायिका कार्यपालिका को नीतियों व कार्यक्रमों के निर्माण में सलाह देती है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती हैं। दोनों के मध्य नियंत्रण व संतुलन अगर हम देखें,
विधायिका कार्यपालिका के कार्यों की जांच व निगरानी करती है और आवश्यकता अनुसार सरकार को जवाबदेह ठहराती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है और विधायिका के निर्देशों का पालन करती हैं। प्रश्न है, संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा के महत्व को बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो संविधान के उद्देश्यों व आदर्शों को परिभाषित करती है। यह प्रस्तावना संविधान के प्रारंभ में स्थित है और इसका महत्व निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना का महत्व है, संविधान के उद्देश्यों की व्याख्या करना, संविधान की आत्मा है, न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना, नागरिकों के लिए प्रेरणा, संविधान की एकता व अखंडता को सुनिश्चित रखना। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्दों के क्रम को यदि हम देखें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके पश्चात समाजवादी, इसके पश्चात पंथ निरपेक्ष को रखा गया, इसके पश्चात जो है लोकतांत्रिक गणराज्य का वर्णन हुआ है। न्याय, न्याय के पश्चात विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म को सीक्वेंस में रखा गया है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, यह जो है इनका क्रम है। संविधान की प्रस्तावना से निम्न जानकारियां स्पष्ट होती हैं। संविधान के सोर्स भारतीय जनता थे। हमारे देश का स्वरूप समाजवादी, संप्रभु, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, गणतांत्रिक गणराज्य आदि। उद्देशिका में संविधान के अधिनियम की तिथि 26 नवंबर 1949 है। संविधान का उद्देश्य हमें मालूम पड़ता है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। 3 प्रकार के न्याय को इसमें वर्णित किया गया है, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा व अवसर व 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलता है।